Hello, good morning students. How are you? Students, in this chapter body fluids and their circulation, last time we are discussing about the blood corpuscles, and in that section we have already discussed about the erythrocytes and leukocytes in detail. Now today our topic of discussion is next blood corpuscle, that is thrombocytes. आज हम बच्चों यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जिनको हम ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं. क्या कहते हैं इनको हम? ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है. सबसे पहले बात होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स हैं क्या. एक्चुअली ब्लड प्लेटलेट्स आर फ्लैट एंड नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल. कि सेल के ही फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है ना, फ्लैट हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं. क्या हैं कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं या जो हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स आर फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स, नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ cells. ठीक है बच्चों. एंड दे आर सिंपली यू कैन से बिट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. क्या कह सकते हैं हम? दे आर बिट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. दे आर सिंपली बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म आपको बच्चों पता है, इट इज बाउंडेड बाय ए cell membrane, bounded by cell membrane. and you can say ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसको प्रोटोप्लाज्म को बाउंड करती है एंड कंटेन ए फ्यू सेल ऑर्गेनेलिज. इसके अंदर फ्यू सेल ऑर्गेनेलिज होंगी एंड सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होंगे एंड कंटेन फ्यू सेल ऑर्गेनेलिज एंड सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स. ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है किसका? थ्रोम्बोसाइट्स का और यू कैन से ब्लड प्लेटलेट्स का. फिर अगर बात करते हैं बच्चों कि दे हैव ए ग्रुप ऑफ यू कैन से बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स इन द सेंटर, जो न्यूक्लियस की तरह दिखाई देता है. दे हैव बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स. बेसोफिलिक ग्रेन्यूल इसलिए बोला कि जो बेसिक स्टेन को पकड़ते हैं, बेसिक स्टेन से ये कलरफुल हो जाते हैं. इन द सेंटर विच गिव्स, in the center which gives appearance of a nucleus. क्योंकि ये बेसोफिलिक है. बेसोफिलिक मीन्स कि जो बेसिक नेचर की स्टेन होती है, जैसे कोई भी हम मिथाइलिन ब्लू वगैरह कोई भी स्टेन ले सकते हैं, अगर उससे स्टेन किया जाए तो ये ग्रेन्यूल स्टेन हो जाएंगे एंड दे लुक लाइक ए न्यूक्लियस इन द सेंटर. इस सेंटर में एक न्यूक्लियस की तरह वो वहाँ पर दिखाई देते हैं. ठीक है बच्चों. और अब बात आती है कि बनते कहाँ से हैं, कि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जो हमने सेल की बात की है कि सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, वो कौन से सेल्स हैं. एज यू नो मेगा कैरियोसाइट्स हमने पढ़ा है कि दीज आर फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स. और मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? वेरी लार्ज सेल्स ऑफ द बोन मैरो. किससे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड. किससे बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं. फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स. मेगा
कैरियोसाइट्स। और जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये क्या है? दीज आर द वेरी लार्ज सेल्स ऑफ द बोन मैरो, वेरी लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो, कि जो हमारी बोन मैरो है उसके अंदर ये सबसे बड़े सेल्स मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं। एंड देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस, एंड देयर फॉर्मेशन is called thrombopoiesis। इस नाम से हम इसको जानते हैं कि जो थ्रोम्बोसाइट्स का बनना इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। आफ्टर दैट they are fewer than RBC। if we are talking about the number of the thrombocytes, they are fewer than RBCs and more than the WBCs। they are fewer than RBCs, fewer than द लगाइए द RBCs, ठीक है ना, बट more than the WBC in number, fewer than the RBCs and more than the WBCs in number। तो इनका जो नंबर होता है बच्चों RBC से तो कम होता है, लेकिन WBC से बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर होता है। एंड you can say blood normally contain 1,50,000 to 3,50,000 mm³ platelets of the blood। कि जो नॉर्मल ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो, ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 1,50,000 to 3,50,000 mm³ blood platelets of blood, blood platelets of blood in blood, ऑफ नहीं इन ब्लड, कि इतनी प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख के करीब प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं। फिर देखो बच्चों कि इनका नंबर बढ़ भी सकता है, इनका नंबर कम भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है या यू कैन से कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी बस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और जब बस्ट होती है तो आपको पता है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, तो इनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एबनॉर्मल इंक्रीज अगर होता है, ठीक है ना, उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर इनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, कि ब्लड प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी डिजीज़ हैं, डेंगू है, जैसे किसी को डेंगू हो जाए तो उसमें ब्लड प्लेटलेट काउंट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो अंदर स्मॉल इंजरीज होती हैं वहाँ क्लोटिंग फैक्टर रिलीज नहीं हो पाता, इसलिए पर्सन्स क्या होंगे, अगर ब्लड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता गया, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट में भी फेटल अगर नंबर ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो इनका नंबर डिक्रीज भी हो सकता है, इनका नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। तो अगर इनका नंबर इंक्रीज हो जाए इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर इनका नंबर डिक्रीज होता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। Their number can be decrease or increase, their number can be decrease or increase the increase in number of platelet, the increase
इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या बोलेंगे बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे अगर उसका नंबर बढ़ता है। अगर डिक्रीज होता है, सेकंड, द डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। और बच्चों जब भी हम बात करते हैं प्लेटलेट के डायमीटर की या साइज़ की, इट इज़ 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो इनका साइज होता है, ब्लड प्लेटलेट आर 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये इनका जो साइज होता है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। एंड दीज आर कलरलेस, दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होती हैं, इन पे कोई कलर नहीं होता। ठीक है बच्चों। एंड नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज अबाउट अ वीक, कि एक वीक के लगभग इनका लाइफ स्पान होता है, कि हमारी बॉडी में ये बनती रहती हैं और एक वीक के बाद इनकी डेथ होती रहती है। तो इनका जो नॉर्मल लाइफ स्पान है दैट इज their normal lifespan is their normal lifespan is about a week, एक वीक के लगभग इनका लाइफ स्पान यहाँ पर होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। फिर बात करते हैं बच्चों लास्ट में, कि हमने ये देख लिया कि ये बनती कहाँ से है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका साइज़ क्या होता है। फिर अगर बात करते हैं इनके यहाँ पर फंक्शन की, फंक्शन तो बच्चों एक ही है कि दे हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। और जब भी कोई इंजरी होती है बच्चों, जैसे सपोज यहाँ पर हमें इंजरी हो गई है और इस इंजरी की जगह अब क्या होना है, ब्लड फ्लो होना है। और ब्लड फ्लो अगर कंटिन्यू होता जाएगा तो इट विल बी फेटल फॉर अस। टू स्टॉप दैट ब्लड फ्रॉम द इंजरी, यहाँ पर क्या होगा, एक प्लगिंग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं दे रिलीज अ केमिकल विच इज कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एंड दीज प्लेटलेट फैक्टर हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है ना। तो आज फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट, इनका फंक्शन क्या रहेगा। देखिए बच्चों, मैंने बोला कि जब कोई इंजरी हो जाती है, व्हेन एन इंजरी इज अकर, व्हेन एन इंजरी अकर्स, कि जब कोई इंजरी होती है, ठीक है, या काज्ड, व्हेन इंजरी इज काज्ड द ब्लड प्लेटलेट रिलीज, द ब्लड प्लेटलेट रिलीज, क्या रिलीज करती हैं, एक केमिकल रिलीज करती हैं, रिलीज सर्टेन केमिकल। और वो केमिकल का नाम क्या होगा, वो होगा प्लेटलेट फैक्टर। ठीक है ना। विच आर कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर 3
उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट फैक्टर 3 के नाम से जानते हैं, और इसको कॉमनली हम ब्लड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बोलते हैं, इसको ब्लड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। और ये क्या काम करता है, द प्लेटलेट फैक्टर हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, द प्लेटलेट फैक्टर हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बड़ा ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है हमारी बॉडी के अंदर बच्चों। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो कंटिन्यूसली ब्लड विल फ्लो एंड इट विल बी फेटल फॉर अस। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डेली रूटीन में ये नहीं पता कितनी ब्लड कैपिलरीज या स्मॉल कैपिलरीज वो बस्ट होती रहती हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर ये मैकेनिज्म चलता है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना विच अकरिंग इन आवर बॉडी। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है ब्लड क्लॉटिंग। कि आज हम आपको बच्चे यहाँ पे सिखाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इंजरी हो रही है, इंटरनल इंजरी हो रही है और आउटर इंजरी हो रही है, प्रोसेस विल बी द सेम, ठीक है ना। ब्लड प्लेटलेट फैक्टर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग द वाउंड, वेदर इट इज़ इंटरनल ब्लीडिंग और यू कैन से इट इज़ एक्सटर्नल ब्लीडिंग। प्रोसीजर इज सेम। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग और नॉर्मली इट इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलेंगे इसको, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग समझाऊंगा और उसके बाद हम इसको स्टेप्स की हेल्प से रिटर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि जब हमें कोई इंजरी होती है, इसका मतलब इंजूर्ड सेल होंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर है इंजूर्ड सेल, ये इंजूर्ड सेल है। जैसे ही इंजरी होगी, दीज इंजूर्ड सेल दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या रिलीज कर देंगे, रिलीज एक केमिकल रिलीज कर दें, इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन, इन्होंने रिलीज कर दिया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आपको पता है क्लॉटिंग फैक्टर है, दैट इज ब्लड प्लेटलेट। क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या करेंगी, जैसे ही इंजरी हुई उसके आसपास दे स्टार्ट डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज। ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और रिलीज क्या करेंगी, प्लेटलेट फैक्टर 3। प्लेटलेट फैक्टर 3 यहाँ पर रिलीज कर देंगे। और ये जो प्लेटलेट फैक्टर 3 होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू द प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इसके ये इक्विवेलेंट होगा। अब होगा क्या नेक्स्ट, कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड एक प्रोटीन, यहाँ पर ये एक अलग से एक नया प्रोटीन बनाएंगे जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेज।
क्या नाम बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज जिसको हम कहते हैं, कि एक प्रोटीन की हेल्प से ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 2+ आयन और एक प्रोटीन की हेल्प से, ये भी क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और प्रोटीन की हेल्प से एक नया प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पर सिंथेसाइज होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है बच्चों, एक तरह का एंजाइम या प्रोटीन हम इसको हम कह सकते हैं, विच इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और प्रोटीन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पे बन गया। और प्रोथ्रोम्बिनेज जैसे ही बनता है बच्चों, ये सबसे पहले क्या करेगा, इनएक्टिवेट द हेपरिन। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी बॉडी के अंदर हेपरिन इनएक्टिवेट नहीं होगा तब तक क्लोटिंग हो ही नहीं सकती। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये क्या करता है, इनएक्टिवेट्स हेपरिन। और आपको पता है हेपरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट है। सबसे पहले यही इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड इट कैटलाइजेज द अनदर रिएक्शन। ये जो थ्रोम्बिन है ये एक रिएक्शन कैटलाइज करता है। क्या करेगा, कैटलाइजेज कि यहाँ पर ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है विच इज एन इनएक्टिव एंजाइम, उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा। तो ब्लड के अंदर होता है प्रोथ्रोम्बिन और ये इसको कैटलाइज करेगा। कैटलाइज का मतलब क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये जो थ्रोम्बिन है इट विल कैटलाइज द फर्दर रिएक्शन कि जो फिब्रिनोजन है एक डिजोल्व प्रोटीन है, डिजोल्व प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, फिब्रिनोजन हम उसको बोलते हैं। सॉरी बच्चों, एक डिजोल्व प्रोटीन है फिब्रिनोजन, ठीक है ना। इसको रिएक्शन को कैटलाइज करेगा कि इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिब्रिन में, कैटलाइसिस। अब फिब्रिनोजन क्या है, एक डिजोल्व प्रोटीन है, सोल्यूबल लिख लो, सोल्यूबल प्रोटीन है इन प्लाज्मा, ठीक है ना। और इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें बच्चे, फिब्रिन में। और अब यहां पर जो फिब्रिन बन गया है ये एक इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया है। क्या हो गया है, इनसोल्यूबल प्रोटीन। ठीक है ना। अब ये जो इनसोल्यूबल प्रोटीन फिब्रिन बना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो क्या करेगा, फिब्रिन प्लस जितने भी ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट ये बना देते हैं। मीन्स जो फिब्रिन है प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारे मिलके एक क्लोट बना देंगे। क्या बना देंगे, क्लोट बना देंगे। और जब ये क्लोट बन जाएगा ब्लड फ्लो विल स्टॉप। तो इससे क्या होगा, ब्लड अब फ्लो नहीं कर सकता, ब्लड विल स्टॉप। ठीक है ना। तो ये बच्चों एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर क्लोट बनता है। क्लोट बनने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन का मतलब क्या हुआ कि जो फिब्रिन होते हैं दीज आर फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर एक ये मैश नेटवर्क यहाँ पर बन जाएगा जहाँ पर इंजरी होगी, ठीक है ना। और इसके बीच में यहाँ पर WBC RBCs ऐसे
फंस जाएंगी इसमें, अब वो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक क्या बन गया, क्लॉट बन गया, जिससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर वाउंड जो हुई है, वो जो इंजरी हुई है उसकी प्लगिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब ब्लड सेल्स और यू कैन से प्रोटीन दे कम विल नॉट कम्स आउट, वो बाहर नहीं आ सकते, ठीक है ना। सिर्फ एक वाइट पेल येलो कलर का फ्लूइड बाहर आता है जिसको हम सीरम कहते हैं, सीरम विल कम आउट, फ्लूइड होता है पेल येलो लाइक जिसको हम सीरम कहते हैं, इट विल कम्स आउट, लेकिन ब्लड फ्लो विल स्टॉप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लॉट, इसको क्लॉट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फिब्रिन फाइबर, फिब्रिन फाइबर मैश नेटवर्क बन जाएगा यहाँ पे, मैश नेटवर्क, और इसमें क्या हो जाएंगी, आरबीसीज भी फंस जाएंगी, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसीज भी फंस जाएंगी, और ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारी इसमें क्या हो जाएंगी, फंस जाएंगी, और एक क्लॉट विल फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, और तीसरे स्टेप में क्या होगा। तो बच्चों जब भी कोई इंजरी होती है, जो ब्लड वेसल्स हैं दे स्टार्ट ब्लीडिंग विच इज स्टॉप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द यू कैन से ब्लड क्लॉटिंग एंड और यू कैन से ब्लड कोएगुलेशन, एंड दिस प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मेजर 3 स्टेप्स। तो अब रिटर्न में आपको मैं लिखवा देता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन इंजरी इज काज्ड, व्हेन इंजरी इज काज्ड, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं दे ब्लीडिंग स्टार्ट्स काज्ड टू ब्लड वेसल, व्हेन इंजरी इज काज्ड टू अ ब्लड वेसल्स ब्लीडिंग स्टार्ट्स, उससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट्स, ठीक है बच्चों। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी विच इज स्टॉप्ड बाय, विच इज स्टॉप्ड बाय, क्या होगा उसका, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से और ब्लड कोएगुलेशन से, ठीक है बच्चों। एंड दिस प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन थ्री स्टेप्स, दिस प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला स्टेप है बच्चों यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, इस स्टेप 1 में क्या होता है, एट द साइट ऑफ द इंजरी, एट द साइट ऑफ इंजरी, कि इंजरी की साइट की हम बात कर रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट, ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, टूट जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, एंड रिलीज ए फॉस्फोलिपिड, एंड रिलीज ए फॉस्फोलिपिड कॉल्ड, क्या नाम दिया हमने उसको, प्लेटलेट फैक्टर 3 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोला, प्लेटलेट फैक्टर 3, प्लेटलेट फैक्टर 3, और जिसको हम प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हैं, और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डिसइंटीग्रेट हुआ और एक केमिकल वहाँ पर रिलीज हुआ, जिसको हमने क्या बोल दिया, प्लेटलेट फैक्टर 3 बोलो, और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन हम उसको कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जो इंज्यूर्ड सेल्स हैं वो भी वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं,
इंजोर्ड सेल्स, वो भी क्या करते हैं, वो भी यहाँ पर एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसका क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजोर्ड टिश्यू और सेल्स आल्सो सीक्रेट्स ए लिपोप्रोटीन। क्या होता है वो एक लिपोप्रोटीन सीक्रेट करेंगे, सीक्रेट्स ए लिपोप्रोटीन कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इंजूर्ड सेल ने भी क्या किया, यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर उन्होंने रिलीज कर दिया। एंड दीज टू फैक्टर कंबाइन विद कैल्शियम आयन, ठीक है ना, और कुछ प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके आप क्या बना देंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, these two factors कौन से, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट फैक्टर 3, ठीक है ना, ये दोनों कंबाइन हो जाए, कंबाइन विद कैल्शियम आयन, कंबाइन विद कैल्शियम आयन एंड सर्टेन प्रोटीन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड सर्टेन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना, उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे एंड फॉर्म ए एंजाइम एंड फॉर्म अ एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज, यहां पर ये बना देंगे एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपके पास स्टेप 1 है, ठीक है, मीन्स प्रोथ्रोम्बिनेज का बनना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप 1। नाउ कम टू द स्टेप सेकंड। अब उसके बाद जब स्टेप सेकंड की हम बात करेंगे, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो स्टेप सेकंड में बच्चों क्या होगा, अब आगे कि आपने डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना कैल्शियम की प्रेजेंस में, इसने सबसे पहले क्या किया, इनएक्टिवेट द हेपरिन एंड कैटलाइजेज द प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, फर्स्ट इट इनएक्टिवेट द हेपरिन, प्रोथ्रोम्बिनेज फर्स्ट inactivates the heparin। हेपरिन को क्या कर दिया इसने, इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चों जब तक हेपरिन रहेगा, ठीक है ना, तब तक ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है। क्या है ये, एंटीकोगुलेंट, ठीक है ना, इसलिए इसको इनएक्टिव करना जरूरी है। हेपरिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कि कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में यहाँ पर जो हेपरिन है इनएक्टिव कर दिया जाता है बाय द एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। और फिर प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, कैटलाइजेज ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। अब हम स्टेप सेकंड ही कर रहे हैं सिर्फ। स्टेप सेकंड में क्या होगा, दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, प्रोथ्रोम्बिनेज कैटलाइज, क्या कैटलाइज करेगा, कि ब्रेक डाउन ऑफ द किसका है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन का ब्रेकडाउन करेगा। प्रोथ्रोम्बिन है क्या,
इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है ना। तो यहां पर इन एन एक्टिव प्रोटीन, इन एन एक्टिव प्रोटीन, एक्टिव प्रोटीन आपको पता है ये क्या बना, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, कॉल्ड थ्रोम्बिन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो थ्रोम्बिन है वो बन गया। एड स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, एंड स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ये हो गया आपके पास स्टेप नंबर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या हो गया आपके पास स्टेप सेकंड, और लास्ट वाला ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप थर्ड, जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो यहाँ पर हमारे पास थ्रोम्बिन आया है, थ्रोम्बिन क्या करेगा, कैटलाइज द फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, क्योंकि जो यहाँ फिब्रिनोजन है ये एक सोल्यूबल प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, इसको ये इनसोल्यूबल प्रोटीन में बदल देगा। तो थ्रोम्बिन एक्ट ऑन द एंजाइम, थ्रोम्बिन एक्ट किसके ऊपर एक्ट करेगा, एज एन एंजाइम, एज एन एंजाइम ऑन, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है बच्चों, फिब्रिनोजन के ऊपर, एंजाइम ऑन फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन के ऊपर एक्ट कर रहा है। और फिब्रिनोजन क्या है, एक डिजॉल्व्ड प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा, कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक ये सोल्यूबल प्रोटीन है, ठीक है ना, इनटू फिब्रिन यहां कर लो, एंड कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। अब फिब्रिन क्या हो गया बच्चों, ये एक इनसोल्यूबल फाइबर लाइक, क्या है ये, इनसोल्यूबल फाइबर लाइक प्रोटीन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ठीक है ना, जो इनसोल्यूबल होगा, ठीक है बच्चों। ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो सेकंड जो थर्ड होगा, अब ये फिब्रिन क्या होगा, द थिन लॉन्ग एंड सॉलिड फाइबर ऑफ द फिब्रिन फॉर्म ए डेंस नेटवर्क, मैश नेटवर्क जैसे हमने बनाया हुआ है, दीज थिन लॉन्ग सॉलिड फाइबर ऑफ फिब्रिन, फाइबर्स ऑफ फिब्रिन फॉर्म ए डेंस और मैश नेटवर्क ऑफ अपॉन द वाउंड, जहाँ पर इंजरी हुई है, जहाँ पर इंजरी एट द साइट ऑफ इंजरी, यहाँ पर ये एक मैश नेटवर्क और डेंस नेटवर्क बन जाता है। एंड ट्रैप ब्लड वेसल्स, क्या करेगा, एंड ट्रैप ब्लड सेल्स में आरबीसीज आ जाएंगे आपके पास, इनको ट्रैप कर लेगा, डब्ल्यूबीसीज को ट्रैप कर लेगा, ब्लड प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लेगा, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, टू फॉर्म ए क्लॉट, टू फॉर्म ए क्लॉट यहां पर बन जाएगा।
टू फॉर्म ए क्लॉट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब क्या होगा, द ब्लीडिंग विल स्टॉप। ठीक है ना, द क्लॉट क्या करेगा, क्लॉट सील्स द वाउंड, सील्स द वाउंड, कि वाउंड को क्या करेगा, सील कर देगा, एंड स्टॉप ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो थ्री स्टेप्स में कैसे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, और फिर बात है कि सून जैसे ही हमारे पास ब्लड क्लॉट बनता है, सून द ब्लड क्लॉट विल फॉर्म। अब उसके बाद एक वहाँ पर पेल येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है ना, यू शुड नोट दिस। सून आफ्टर द क्लॉट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब क्लॉट बन जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी होना स्टार्ट होगा। सून आफ्टर द क्लॉट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, कि जो क्लॉट है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड पेल येलो फ्लूइड, एंड आ पेल येलो फ्लूइड, ये जो याद रखना है, पेल येलो कलर का फ्लूइड, द सीरम स्टार्ट्स वूजिंग आउट, फ्लूइड स्टार्ट्स वूजिंग, वूजिंग मीन्स कम आउट, वूजिंग आउट, बाहर आना वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सीरम को अगर देखा जाए, सीरम है क्या, आपसे पूछा जाए व्हाट इज सीरम इज, तो आपने सिंपल छोटी सी बात याद रखनी है कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड प्लाज्मा है हमारे पास, उसमें से हम अगर फिब्रिनोजन और ब्लड प्लेटलेट अलग कर दें, क्या है, फिब्रिनोजन और ब्लड सेल्स निकाल दें, तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, सीरम बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, सीरम की। अब आगे समझ में, और वो सीरम कैसा होगा, इट इज़ यू कैन से पेल येलो कलर फ्लूइड। जब क्लोटिंग हो जाती है उसके बाद वो जो वाटरी फ्लूइड सा निकलता है, सभी देखते हैं जब क्लोटिंग होती है ना, किसी को कट लग जाता है या इंजरी होती है, जब ब्लड फ्लो बंद हो जाता है वहाँ से एक वाटरी सा फ्लूइड निकलता है, उस वाटरी फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, सीरम के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, एक और बात याद यहाँ पे रखनी है आप लोगों ने, कि ब्लड क्लोटिंग के लिए हमें एक ऐसे विटामिन की जरूरत होती है विच इज़ वेरी नेसेसरी, जो हमें अपनी डाइट के साथ भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, दैट इज विटामिन के। विटामिन के इज असेंशियल, ये बहुत ही जरूरी है, असेंशियल है, तभी ब्लड क्लोटिंग विल प्रॉपर, फॉर द ब्लड क्लोटिंग, फॉर ब्लड क्लोटिंग। ठीक है बच्चों, तो क्यों जरूरी है, एज इट इज नेसेसरी फॉर द, एज इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस के लिए जरूरी है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर मिलता है, और इसको सिंथेसाइज कौन करता है, हमारा लीवर करता है। तो इसलिए जो वहाँ पर विटामिन के की जरूरत पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर। तो हमें अगर विटामिन के मिलता रहेगा, तो ये जो विटामिन के मिलता रहेगा, तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड के अंदर पूरा रहेगा और हमारी ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर होती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब एक और बात थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होगा, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है ना वो एक टाइम होता है पर्टिकुलर, तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होगा, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, ठीक है ना, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बच्चों होता है 3 to 6 मिनट्स, 3 से 6 मिनट तक ब्लड बह सकता है, और उस दौरान क्या होगा, क्लोटिंग हो जाएगी। वो दूसरी बात है
कि ये ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन और द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ द कट। हाउएवर कैन बी लॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ कट, की जो डेप्थ है कट की या जो इंजरी हुई है वाउंड की वो कितनी है, ठीक है ना। और यू कैन से जो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर है वो कितने हैं ऑफ द वाउंड और अदर क्लोटिंग फैक्टर, कट एंड अदर क्लोटिंग फैक्टर्स, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी वजह से वो कम ज़्यादा हो सकता है, डेप्थ ऑफ द कट और अदर क्लोटिंग फैक्टर्स की वजह से। और लास्ट में आता है कि क्लोटिंग टाइम, ये तो होगा ब्लीडिंग टाइम, एक और होगा क्लोटिंग टाइम, कि कितने टाइम में क्लोटिंग हो गया ब्लड। इट इज़ नॉर्मली यू कैन से 3 to 8 मिनट, इट इज़ नॉर्मली 3 to 8 मिनट्स। तो इस तरह से बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ये एक नेचुरल फिनोमिना है विच इज अकरिंग इनसाइड और यू कैन से आउटसाइड इफ इंजरी अकर्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।